Assalamu alaikum, dear students. This lecture is in regarding the critical appraisal of evidence about the diagnostic test. We are in the evidence-based practice subject. इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि हम सिस्टमेटिक रिव्यू अगर पब्लिश आर्टिकल है इसकी क्वालिटी को किस तरह असेस करते हैं और साथ साथ हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि किस तरह हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की क्वालिटी को असेस करते हैं। तो दो चेकलिस्ट हमने यूज की थी टू असेस द क्वालिटी ऑफ द आरसीटी। वन वाज द पेड्रो स्केल, दैट वाज द अदर वाज द जेरेट स्कोर। और हमने डिस्कस किया था कि देयर इज अनदर वन व्हिच कॉल्ड एज द रॉब वन एंड रॉब टू। तो कॉकरेन रिस्क कंपैरिजन स्केल वन और टू दोनों जो हैं, टू इज द न्यू वर्जन, वन इज द ओल्ड वर्जन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक एविडेंस है, एक रिसर्च आर्टिकल है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक्यूरेसी के बारे में जो है इसके असेस करने के लिए कराया गया है उस रिसर्च, तो उसकी हम क्रिटिकल अप्रेजल किस तरह करेंगे, कौन कौन सी क्वेश्चंस होंगे जो हम उस असेसमेंट के दौरान पूछेंगे और देखेंगे कि इसके आंसर क्या है इस आर्टिकल में। तो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक ऐसा रिसर्च पेपर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में है उसकी हम क्रिटिकल अप्रेजल किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट स्टडीज जो हैं ये कौन सी स्टडी डिजाइन जो हैं इस पे करा सकते हैं। सो मुख्तलिफ डिजाइन जो हैं लोगों ने लिटरेचर में आपको रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसमें भी लिटरेचर अवेलेबल, लेकिन ज्यादातर जो स्टडीज होती हैं दे आर द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। A question about the diagnostic accuracy, they are best answered by cross-sectional studies that compare the finding of the test in question with the finding of a reference standard। और फिर इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, सेंसिटिविटी होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, इसके अलावा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है, डायग्नोस्टिक इंडेक्स है। तो ये तमाम जो है इसमें से फिर आप वहाँ पे वो रिपोर्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं क्या ये टेस्ट वर्ती है टू बी यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ ए प्रॉब्लम और नहीं। सही। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक और टेस्ट जो अभी हम असिस करते हैं जिसकी हम एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं उसको इंडेक्स टेस्ट कहा जाता है। और एक और टेस्ट जिससे ऑलरेडी जो है साबित हो चुका है कि वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो इस उसको फिर हम कहते हैं कि दिस इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड। और अभी जो जिसके हम न्यू टेस्ट जिसके हम अभी असेस कर रहे हैं उसकी, दैट इज एक्चुअली नोन एज द इंडेक्स टेस्ट। So there are many checklists available for the assessment and critical appraisal of diagnostic test studies. They all include some variation of the three main questions we need to ask, and these questions are: is this study valid? Does the diagnostic test under assessment accurately distinguish between people who do not and people who do not have the specific disorder? Is there any clinical decision that their test will be positive? And if this is the condition, if this is the situation, in this case, the test would be negative. If this is very clear, so again, it is a good test. Can I apply this valid accurate diagnostic test to a specific patient other than the participant used in the study? It means how, what about their generalizability? What about their external validity? सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हाउ डू यू असेस इफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज वैलिड। तो इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस पे पूछी जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है ये है कि वाज देयर एन इंडिपेंडेंट ब्लाइंड कंपैरिजन विद द रेफरेंस गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिस। ब्लाइंड कंपैरिजन से मुराद ये है कि अगर आप एक कंडीशन को डायग्नोस करना चाहते हैं और आपने पहले गोल्ड स्टैंडर्ड से कर दिया है तो आपको तो पता चल गया है कि इस बंदे को डिजीज है या नहीं है। तो जो आप न्यू टेस्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली आपकी ये जो प्रीवियस नॉलेज है इस बंदे की डायग्नोस वो वहां पे इन्फ्लुएंस होगा। ब्लाइंड कंपैरिजन का मतलब ये है कि सबसे पहले आप उसको इस इंडेक्स टेस्ट जो न्यू टेस्ट जो जिसकी आप एक्यूरेसी जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं, पहले इस टेस्ट से अप्लाई इसको अप्लाई करेंगे और इसकी रिपोर्ट, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आप डिक्लेयर कर देंगी। उसके बाद उस पेशेंट की असेसमेंट की जाएगी
विद गोल्ड स्टैंडर्ड, और फिर कंपेयर किया जाएगा कि जो डिसीजन हमने लिया था, जो टेस्ट रिपोर्ट था इस इंडेक्स का, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है विद द रिपोर्ट ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड या दैट रेफरेंस स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसको कहते हैं ब्लाइंड कंपैरिजन। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो डिसीजन हम यहाँ पे इंडेक्स टेस्ट के लिए ले रहे हैं, और डिसीजन में हमारी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है प्रीवियस जो गोल्ड स्टैंडर्ड की। सपोज एमआरआई जो है, दिस इज वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर असेसमेंट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सपोज बाइसेप पैथोलॉजी या विच टेंडन इज बीन टर्न देयर, कौन सा टेंडन वहां पर है। तो हमने अल्ट्रासाउंड किए या हमने कोई इस तरह की कोई स्पेशल टेस्ट करवाए हैं, जिससे पता चल जाता है कि द सुपरस्पाइनेटस टेंडन इज बीन टर्न, उसकी टीयरिंग हो चुकी है, स्प्रेन उसकी स्ट्रेन हो चुकी है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा डिसीजन हुआ ऑन द इंडेक्स टेस्ट। अब हम इसको इसकी जो की टू वेटेड इमेजेस है एमआरआई, उससे टेस्ट कराएंगे और उसने भी कंफर्म कर दे कि यस द सुपरस्पाइनेटस टेंडन की स्ट्रेन हो चुकी है, उसकी ग्रेड 2 टीयर हो चुकी है, तो हमारा ये जो डिसीजन था ये राइट था। लेकिन जब हम ये अपने स्पेशल टेस्ट के बेस पर डिसीजन ले रहे थे, तो हमारे पास कोई भी एमआरआई रिपोर्ट नहीं थी, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट और द ब्लाइंड कंपैरिजन। अगर इस तरह है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हम चीट कर सकते हैं। हम एमआरआई रिपोर्ट पहले हम देख लेते हैं, और फिर हम जितनी भी स्पेशल टेस्ट कराएंगे तो हमारी माइंड पहले से बनी होगी, इस बंदे को ये डिजीज है, ये नहीं है, और ये डिजीज अगर है तो सिविरिटी क्या है। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि वाज देयर इन इंडिपेंडेंट और ब्लाइंड कंपैरिजन विद अ रेफरेंस gold standard of diagnosis. That patient in the study should have undergone both the index diagnostic test and the reference gold standard. Index test से मुराद वही है जो नया टेस्ट जिसको हम चेक करना चाहते हैं, to confirm or refute the finding of the index test. Confirm mean agree कर रहे हैं, और refute mean उसको हम reject कर रहे हैं, उसमें contradiction आ रही है। The accuracy of the test can be overestimated if you perform the index test initially in people that you know have the disease, and then separately in healthy people. Case control studies do this. Rather than performing both index and reference test in the same group of people without knowing whether or not they have the disease you are trying to diagnose. So इसलिए ये जो है, अगर हम एक बंदे पे एक टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे से रिजल्ट आएंगे, रेदर देन कि हम इसको एक हेल्दी पर्सन जो पहले से हमें पता है इसको डिजीज नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड सेट होगा कि इसका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगा। ऑन द अदर हैंड जो टेस्ट जो बंदा हमें बीमार लगता है और देखते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है पहले से, तो वहां पर भी जो है हमारा माइंड सेट होगा कि द टेस्ट शुड बी पॉजिटिव। सो अगर हम ये सब टेस्ट जो है एक बंदे पर करें और वो पेशेंट हो, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। That the people assessing the result of the index text are blind to the result of the reference standard, और अगर इस तरह नहीं है तो obviously then the decision taken by the index test may be biased. To avoid biasing the result of the index test or the reference standard, interpreting the result of the reference test while already knowing the result of the index test can lead to an overestimation of the index test accuracy, especially if the reference test is open to subject to interpretation. Subject to interpretation mean कि जहां पर debatable होता है कि between two असेसर जो है डिबेट हो सकती हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के, जिसमें क्लियर कट अगर ये प्रेजेंट है तो ये कंडीशन है, ये नहीं है तो ये कंडीशन नहीं है। लेकिन समटाइम इस तरह होता है कि कुछ इंटरप्रिटेशन इस तरह होती है कि जो डिबेटेबल होती है, तो इन केस ऑफ डिबेटेबल फिर ये ब्लाइंडनेस जो है ये बहुत जरूरी है। So blending is less important if the result of the test are objective. That is very important if this is subjective. Serodiagnostic test for tuberculosis when the sputum culture result are analyzed. Then, if result required clinical interpretation, for example, MRI images for the diagnosis of rotator cuff injury. तो अगर यहाँ पर जैसे हमने पहले डिस्कस कर दिया कि मैं एमआरआई रिपोर्ट देख लेता हूँ, वहां पे रेडियोग्राफ जो रेडियोलॉजिस्ट ने उसने रिपोर्ट बनाई है कि दिस पर्सन हैज ग्रेड 2 इंजरी, ग्रेड 2 टीयर टू द सुpraspinatus मसल। अब मेरी जो मैं टेस्ट कराऊंगा तो मेरी माइंड पहले से बनी होगी कि इसको तो ग्रेड 2 टीयर है, तो इसलिए मैं रिपोर्ट भी वही
बनाऊंगा, तो इसलिए ये बायस्ड रिपोर्ट आ जाएगी बाय द इंडेक्स टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन जो पूछनी चाहिए एंड देखनी चाहिए इन दैट methodology and that research paper, कि was the diagnostic test evaluated in appropriate spectrum of patient like those a clinician or do in the practice। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट है, क्या एप्रोप्रिएट पेशेंट और टेस्ट उनके लिए यूज वैलिड है कि नहीं है। So did the study include people with all the common presentation of the target disorder with symptoms of early manifestation as well as more severe symptoms, or people with other disorders that are commonly confused with the target disorder when diagnosing? Studies that only include people with obvious symptoms versus people with no symptom, they are not very useful because that is very clear कि इनको ये सिम्टम है तो ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पर फिर अगेन जो है इंडेक्स टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आएंगी, इंडेक्स टेस्ट की जो रिजल्ट्स आएंगी वो बायस्ड हो सकती हैं। If you can diagnose something by eye, why should would you need a diagnostic test? Third question, was the reference standard applies regardless of the index diagnostic test result? यानी ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सपोज अगर एक पेशेंट है, उसका इंडेक्स टेस्ट रिपोर्ट जो ये नेगेटिव आया है, तो आया हम फिर उसको रेफरेंस टेस्ट कराएं कि ना कराएं। अगर हमने इसका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, बोथ केसेस में हमें रेफरेंस जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उससे करानी चाहिए, तब जाके ये सही होगा। अगर हमने सिंपल जिनका पॉजिटिव आया है उसके लिए हमने कराई है स्टैंडर्ड टेस्ट, और जिनका नेगेटिव आया तो हमने कहा कि भाई इसको तो है नहीं तो क्यों हम उससे टेस्ट करें। तो अगेन जो है ये एक बायस्ड report बना देगा for the index text. So if the patient has a negative index test result, the investigators sometimes do not carry out the reference standard test to confirm the negative result, specifically if the test is invasive or risky, or this may be unethical. To overcome this, the investigators employ an alternative reference standard for proving that the patient does not have the target disorder. The next question which should be asked, was the test validated in a second independent group of patients? Sometimes कुछ इस तरह हो सकता है कि by chance जो है भी इस तरह आ जाते हैं, इसलिए ट्रायल जो है it should be on another group भी दूसरी spectrum of patient पर भी करनी चाहिए। When a new diagnostic test is evaluated, there is a risk that the results in the initial assessment are caused by other factors, sometimes about that specific group of patients included in the study. For example, they represent only patients with advanced symptom of the disease. So now it should be tried on the intermediate symptom, and they should be played on the patient having the initial symptom, the early symptom। तो तब जाके जो है इसकी जो असेसमेंट क्वालिटी है, इसकी जो डायग्नोस्टिक क्वालिटी है, ये बेहतर आ जाएगी। So to prove the results are reliable and replicable, the new diagnostic test should be evaluated in a second independent or test group of patients. If the patient in the second group of patients are similar to the results in the first group of patients, then we can be reassured about the test accuracy. How do we assess the result of the test? Two types of results are commonly reported in a diagnostic test studies. और वो क्या-क्या है? कि one concern that the accuracy of the test is and is reflected in the sensitivity and specificity. So दो तरह के जो result है वो ये हैं कि to the test ability to find the true positive, और ये इसको हम कहते हैं sensitivity, और the true negative जिसको हम कहते हैं specificity। बाकी इसके अलावा जो है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, डायग्नोस्टिक इंडेक्स, ये सब जो है ये उसमें यूज की जा सकती हैं। An ideal diagnostic test find no false positive, but at the same time misses no one with the disease find no false negative, and that is an ideal diagnostic test जिसका sensitivity भी 100% है and स्पेसिफिसिटी भी 100%। सो टेस्ट जिनकी सेंसिटिविटी परसेंटेज में जितनी हायर होगी उतना वो अच्छी क्वालिटी का प्रिसाइज टेस्ट होगा, और टेस्ट जिसका स्पेसिफिसिटी जितना हाई होगा उतना वो जो प्रिसाइज। तो इफ इट इज द सेंसिटिविटी, इफ इट इज द specificity, if it is the positive predictive, if it is the negative predictive value, ये चारों की चारों जो पैरामीटर्स है ये ट्रू वैल्यू
को मालूम करती है, और उसका जो टॉप वैल्यू है रेशियो में, न्यूमरेटर में ट्रू वैल्यू है। सो इट मीन जितना उसका परसेंटेज हायर होगा उतना ही अच्छी बात होगी, उतना ही एक्यूरेट होगा। सो इन ऑल द केसेस, इफ इट इज द सेंसिटिविटी, if it is the specificity, if it is the पॉजिटिव predictive value, if it is the negative predictive value, इन तमाम केसेस में जो है ये इसकी परसेंटेज जितनी हायर होगी उतनी ही जो है ये टेस्ट एक्यूरेट प्रिसाइज होगा। इसके अलावा जो है ये लाइक्लीहुड रेशो ये भी यूज की जा सकती है, पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशो, नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशो, इससे भी जो है एक टेस्ट एक्यूरेसी का पता चल जाता है। बट द टू मोस्ट कॉमन which is used in the literature by the researchers to assess the diagnostic quality of a test, this is the sensitivity and specificity. The other concern how the test performs in the population being tested and is reflected in predictive value is also called as the post-test probabilities and the likelihood ratios. How to apply the diagnostic test to a specific patient, having found a valid diagnostic test study and decided that its accuracy is sufficiently high to make it a useful tool. Hence are some useful points to consider when applying the test to a specific patient. और वो points क्या हैं? सबसे पहले ये है कि is the test available, affordable and accurate in our setting? Some tests ऐसे होते हैं, they are too expensive and the patient can't afford that. So obviously we should have another alternative. या जो है वो टेस्ट जो है अफोर्डेबल भी है, एक्यूरेट भी है अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, बट दैट इज नॉट अवेलेबल। सो देन व्हाट इज द नेक्स्ट अल्टरनेटिव? तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड उसकी जो एक्यूरेटनेस है। Are the study patients similar to the patient in the question? कि जो पेशेंट इस रिसर्च स्टडी में यूज रिक्रूट की गई थी जिनकी, क्या वो बिल्कुल सिमिलर है टू माय पेशेंट इन माय सेटिंग? इफ दे आर सिमिलर, सो आई कैन यूज दैट डायग्नोस्टिक टेस्ट टू माय पेशेंट, जो ऑलरेडी इस रिसर्च पेपर में यूज की गई है। The next is how current is the study we are analyzing. Has evidence moved on since the publication of the study? Suppose that is 10 to 12 years back, तो might be उस टेस्ट से बाद में इससे बेहतर स्टडीज अवेलेबल हो, जिनमें उसने शायद उससे अच्छी टेस्ट की रिपोर्टिंग की हो, इससे और भी अच्छे टेस्ट हो जो रिपोर्ट हो गए हों। तो इसलिए एक चीज जो जरूरी ये है कि न सिर्फ ये देखना है कि ये पेशेंट सिमिलर है, अफोर्डेबिलिटी भी है, अवेलेबिलिटी भी है और एक्यूरेटनेस भी है, बल्कि ये हाउ मच रिसेंट दिस पब्लिश स्टडी इज। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो एटलीस्ट 2 इयर्स के अंदर जो पब्लिश आर्टिकल है, वो अगर वो नहीं है तो फिर कम से कम 5 साल के अंदर अंदर पब्लिश आर्टिकल उसको एज एविडेंस मानना चाहिए, rather than those who have been published 10-20 years back। क्योंकि चांसेस है कि उससे बेहतर रिजल्ट जो है लिटरेचर में अवेलेबल हो, या ये भी हो सकता है कि इसमें से अच्छी जो बेहतर टेस्ट जो अफोर्डेबिलिटी में भी अच्छे हों, और उनकी जो मतलब कास्ट लेवल भी देखा जाए तो वो भी कम कास्ट के हों, और इसकी एक्यूरेटनेस भी जो है इस 10-20 years बैक पब्लिश स्टडी टेस्ट से अच्छी हो, इसलिए अप टू डेट एविडेंस यूज करनी चाहिए। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ डायग्नोस्टिक स्टडी में ये एक क्वेश्चन जितने भी हमने पूछे हैं, ये तमाम क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी इस तरह के एक टेबल होता है कि जिसमें हमने फिर इसको कंप्लीट करना होता है, और ये सारे क्वेश्चन तकरीबन वी हैव डिस्कस्ड देम कि इज द डायग्नोस्टिक स्टडी वैलिड, वाज देयर ए क्लियर क्वेश्चन फॉर द स्टडी टू एड्रेस, इट शुड इंक्लूड पॉपुलेशन, टेस्ट सेटिंग एंड आउटकम। तो यहाँ पर फिर पॉपुलेशन क्लियर थे या नहीं थी, यस, नो और अनक्लियर। कौन सा टेस्ट जो है ये असेस करना चाहते हैं, इट इज क्लियर, यस, नो, अनक्लियर। सेटिंग, ये क्लिनिक है, ये हॉस्पिटल है, ये कहाँ पर होने सही कहता है, इट इज क्लियर, नो, अनक्लियर। एंड आउटकम्स किस लिए देख रहे हैं, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस टेस्ट, सो आउटकम यस, नो, अनक्लियर। फिर यहाँ पे कंपैरिजन की बात की है कि is there comparison with an appropriate gold reference standard for diagnosing the disorder under assessment? The reference standard comparison should be the best available indicator of the target disorder. So yes, no, unclear.
The next question, if the answer is yes, both questions continue with your analysis. Population. Did the study include people with all common presentation of the target disorder? For example, symptom of early manifestation as well as people with more severe system. अगर उन्हें सिंपल एक तरफ पेशेंट लिए मतलब दे आर एडवांस सिम्टम के लिए तो फिर आप यहाँ पे जो है ऑब्वियसली वी कैन क्लिक ऑन दोनों. अगर उन्होंने तमाम प्रेजेंटेशन दी मतलब अर्ली सिम्टम की भी है, लेट की भी है, इंटरमीडिएट की भी है, तो फिर हम यस क्लिक करेंगे. एंड इफ वी आर अनक्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन सो वी विल क्लिक ऑन द अनक्लियर. इस तरह ब्लेंडिंग के बारे में क्वेश्चन कि वर द पीपल असेसिंग द रिजल्ट ऑफ द इंडेक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट ब्लेंडेड टू द रिजल्ट ऑफ द रेफरेंस स्टैंडर्ड. सो यस नो अनक्लियर. इस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. वाज द रेफरेंस स्टैंडर्ड टेस्ट अप्लाइड रिगार्डलेस ऑफ द इंडेक्स टेस्ट रिजल्ट. जैसे हमने कहा कि अक्सर जब नेगेटिव इंडेक्स टेस्ट पहले कराए जाते हैं और वो नेगेटिव आ जाता है तो सम रिसर्चर्स जो है क्लिनिशियन पर स्टैंडर्ड टेस्ट को अप्लाई नहीं करते. एक तो इस पर खर्चा शायद ज्यादा आता है या इट इज इनवेजिव, ये तो अनएथिकल हो जाता है. सो दैट पेशेंट भी कहते हैं कि एक टेस्ट मुझे डिक्लेयर कर रहा है कि आई डोंट हैव द डिजीज सो व्हाई शुड आई डू व्हाई शुड आई गो फॉर अनदर टेस्ट. तो ये जो अगर उन्होंने रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट अप्लाई किया है सो यस. अगर उन्होंने इस तरह की सिचुएशन की है कि इफ नेगेटिव की बात उन्होंने अप्लाई नहीं किया या पॉजिटिव की बात उन्होंने अप्लाई नहीं किया सो देन वी विल क्लिक ऑन नो. एंड इफ you don't we are not sure so then we click on the under the unclear. Was the diagnostic test validated in a second independent group of patient? Yes, no, unclear. Were the methods of the diagnostic test described in sufficient detail? Consider the description of the following are included. Rationale for the reference standard? Yes, no, unclear. यानी जो जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं क्या ये वाकई गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसकी कोई रेशनल जो है हम यहाँ पे मेंशन है या नहीं है. टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आर रेफरेंसेस फॉर रनिंग द इंडेक्स and reference standard, for example, including enough information that the test could be replicated. So yes, no, unclear. Methods for calculating or comparing measure of diagnostic accuracy and statistical uncertainty, that is yes, no, are unclear with the 95% of clinical of the confidence interval. If the answer is no to most of these questions, is it worth continuing as the result of the study are likely to be valid? Results, what should ADD be included? Population are the clinical demographic characteristic of the people included in the study. Age, sex, spectrum of presenting symptom compared with the comorbidity, current treatments and recruit methods. If yes, no, unclear. बाकी जो क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं वो इसके अबाउट जो इंक्लूडिंग एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है कि डू द रिजल्ट ऑफ द इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट अबाउट हु satisfied the inclusion criteria for the study but did not receive the diagnostic test or the reference standard test. So yes, no, unclear. इसी तरह जो है दूसरा जो क्वेश्चन है मिसिंग रिजल्ट के बारे में है कि जो ये आउटलायर के बारे में है कि डू द रिजल्ट्स इंक्लूड हाउ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मिसिंग रिजल्ट्स एंड आउटलायर्स ऑफ द इंडेक्स टेस्ट वर हैंडल. अगर आउटलायर्स यहाँ पर है तो इसको एक्सक्लूड किया गया था, इनको इंक्लूड किया गया था, उसको किस तरह हैंडल किया गया था. अगर इस तरह के रिजल्ट्स इस तरह के डिस्क्रिप्शन इन द रिजल्ट्स में मौजूद हैं तो लिखिए यस, अगर नहीं है तो नो लिखिए. और अगर इस तरह की कोई बात की गई है बट इट इज अनक्लियर सो इट शुड बी क्लिक ऑन द अनक्लियर. रिजल्ट के बारे में दूसरा क्वेश्चन है कि डू द रिजल्ट्स इंक्लूड क्राइटेरिया for defining the severity of the target disorder. तो yes, no, unclear. severity of the target disorder के बारे में उनकी कोई डिस्क्रिप्शन मौजूद है या नहीं है. रिजल्ट का एक दूसरा क्वेश्चन जो हो सकते हैं इसके अलावा कि डू द रिजल्ट इंक्लूड क्रॉस ट्रिबुलेशन ऑफ द इंडेक्स टेस्ट रिजल्ट बाय द रेफरेंस स्टैंडर्ड रिजल्ट और इनफ इंफॉर्मेशन टू जनरेट दिस टेबल. यहाँ पे उनकी जो टू वे टेबल है या कंटीजेंसी टेबल है जो क्रॉस ट्रिबुलेशन उसने की है या नहीं की है, तो ये यहाँ से हमने क्लिक आंसर देना है. रिजल्ट के बारे में दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि डू द रिजल्ट्स इंक्लूड एस्टीमेट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्यूरेसी एंड स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी. yes or no. Does this diagnostic test apply to your specific patient? It mean आपकी अपनी सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एक्सटर्नल पेलिटी जो जनरलाइजेबिलिटी है कि या उसने जो पेशेंट यूज की हैं उसके अलावा कि आपकी सेटिंग में जो पेशेंट है क्या उस पर ये टेस्ट अप्लाई हो सकती हैं. यस, नो, अनक्लियर. इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल एंड इफ सो डज इट रिफ्लेक्ट द करंट प्रैक्टिस? यस, नो. While the test result change the way the patient is managed? Yes, no, and unclear. So that was the end of today's session in which we discuss
that how we can assess the study which is being conducted to assess the quality of the diagnostics test, the accuracy of the diagnostic test. तो हमने यहाँ पे जब देखनी है तो मोस्टली हमने उसकी मेथोडोलॉजी देखनी है, मेथोडोलॉजी के साथ साथ हमने रिजल्ट्स देखने हैं, और रिजल्ट्स इन दोनों के अलावा फिर हमने उसकी जनरलाइजेबिलिटी भी देखनी है। मेथोडोलॉजी में ज्यादातर हमने ये देखना है कि उसने रेफरेंस टेस्ट जो है जो लिया है क्या वो वाकई एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, लिया है या नहीं है, और अगर लिया है तो क्या वो वाकई वो स्टैंडर्ड टेस्ट है। अच्छा, उनकी सबसे पहले जो उन्होंने इंडेक्स टेस्ट अप्लाई किया था या सबसे पहले उन्होंने जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो अप्लाई किया था, क्या वो इंडिपेंडेंट थे या वहां पे उनका इन्फ्लुएंस था। इसी तरह रिगार्डलेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट उन्होंने ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है ये अप्लाई किया था या यहाँ पे किसी रिजल्ट की डिसीजन के बाद कभी अप्लाई किया कभी अप्लाई नहीं किया। इसी तरह जो है फिर रिजल्ट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और लास्ट में दिस इज एक्सटर्नल जनरलाइजेबिलिटी, एक्सटर्नल, ये तीन कैटेगरीज है जिसमें हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि हमने जितने भी चेकलिस्ट है उन सारे चेकलिस्ट जो हैं इन तीन क्वेश्चंस के बारे में होती हैं कि इज द स्टडी वैलिड, does the diagnostic test under assessment accurately distinguish between people who do not and people who do not have the specific disorder, and can apply this valid accurate diagnostic test to a specific patient. So that was all about today's session. Thank you so much to all of you. Have a nice time. Jazakallah.